हेलो बच्चों, कैसे हैं। एलिमेंट एड्यूटेक की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज का ये क्लास थोड़ा सा लेट होने का जो कारण है वो नेटवर्क के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि अभी आज नेटवर्क बहुत ही ख़राब चल रहा था इंटरनेट का, इसलिए क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। और मेरी इच्छा थी कि लाइव क्लास ही चले, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है क्लास में। और अभी हम अपनी डी एंड एफ ब्लॉक की जो आज ये सिंगल शॉर्ट क्लास है, इसमें पहले आज हम जो है जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करते हैं, ताकि डी एंड एफ ब्लॉक बहुत इजी हो जाए आपके लिए। और आप सभी पेन पेंसिल कॉपी लेकर के तैयार रहें और सब कुछ नोट्स बनाते रहें। इसके साथ साथ में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि आज की जो मोलर कंडक्टिविटी की जो हमारी क्लास थी इवनिंग की, अब वो कल इवनिंग में शिफ्ट हो गई है। तो आज अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास बिना भी कुछ लेट किए। और बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर पढ़ना होता है डी एंड एफ ब्लॉक में। सबसे पहले मैं इसके जो मतलब ऐसे फीचर हैं इस चैप्टर के जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। पूरा चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझा देता हूँ ताकि ये चैप्टर बहुत आपको ईजी लगने लगे और जो इसका फोबिया है वो ख़त्म हो जाए। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो अपने 11th में बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो लोग अभी 12th में अपीयर होने जा रहे हैं तो कोविड पीरियड ही उस समय भी रहा था, तो आपने हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक ही पढ़ा था, उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होगी। लेकिन जिनकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी तो वो जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इसको हमें पढ़ना कैसे है और किस तरीके से इसके अंदर के सारी चीज़ें आपको समझ में बहुत ईजिली आने लगेंगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से होते हैं। ठीक, इस चैप्टर में सारे टॉपिक आते हैं, देखेंगे। देखिए डी ब्लॉक की जहाँ तक बात है तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ये पीरियोडिक टेबल के वो दो ब्लॉक हैं जिनमें ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल में नहीं जाते हैं, पहली बात, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले जो डी ब्लॉक है उसके बारे में केवल एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक का मतलब है द, ठीक है, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई its space in n-1d ऑर्बिटल्स। इसका मतलब यह है कि जैसे यहां पर एक हम न्यूक्लियस देखते हैं, फिर उसके बाद में पहला शेल देखते हैं, दूसरा शेल देखते हैं, तीसरा शेल देखते हैं, फिर यहां पर चौथा शेल देख रहे हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं, मान लेते हैं यहां पर एक एलिमेंट है स्कैंडियम की, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है। तो देखेंगे कन्फिग्रेशन वाज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 21st इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो 21वां इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो कहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जरा देखते हैं। देखिए ये जो स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन है ये पहले शेल में है, ठीक है। ये बाद के जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8, ये दूसरे शेल में है। ये 3s3p, ठीक है, ये देख रहे हैं, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये थर्ड शेल में है। लेकिन अभी यहाँ तक देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2, और यहाँ पर देखेंगे तो 8, यहाँ पर देखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब इसके बाद जो 19 और 20th इलेक्ट्रॉन है, 19th एंड 20th, 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट शेल में गया, ये आउटर मोस्ट शेल में गया। लेकिन जो 21वां इलेक्ट्रॉन है, 21st इलेक्ट्रॉन, यानी 21वां, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम का, वो कहाँ पे जा रहा है, तो देखिएगा तो वो इस तरीके से 3D में जा रहा है। मतलब कि वो जो, ठीक है, आपका पेनल्टीमेट शेल होता है, पेनल्टीमेट शेल, तो पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जा रहा है, वो अल्टीमेट में नहीं जा रहा। देखिए आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं अल्टीमेट, ठीक है, इससे पिछले वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट बोलते हैं बच्चा। और उसके पीछे वाले जो शेल होते हैं, ठीक, उन्हें हम एंटी पेनल्टी मेट कहते हैं, ठीक है। यानी जो nth शेल होता है वो अल्टीमेट कहते हैं,
n-1 जो होता है उसको पेनल्टीमेट और n-2, ठीक है, ये एंटी पेनल्टीमेट है। क्लियर है बच्चा? तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट शेल में नहीं जाता, ठीक, बल्कि पेनल्टीमेट शेल में जाता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? जिसमें पेनल्टीमेट में जाए उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें डी ब्लॉकियन एलिमेंट कहते हैं, और उसमें भी पेनल्टीमेट शेल में कहाँ पे जाएगा? डी ऑर्बिटल में। क्लियर है? अब बात ये ध्यान से समझना कि जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ऑर्बिटल हमारे स्टार्ट तो थर्ड शेल से ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट शेल में 1s होगा, सेकंड शेल में 2s और 2p रहेगा, थर्ड शेल में 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा, ठीक है। जबकि फोर्थ शेल में आप जान रहे हैं 4s, 4p, 4d और 4f होता है। देखिए किसी भी शेल में सब शेल कितने होते हैं? जितने शेल का नंबर है, 4s, 4p, 4d, 4f, मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। तो हमारा जो डी ब्लॉक होगा ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हमेशा याद रखना कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-1d सबशेल के ऑर्बिटल्स में जाता है, ठीक है। क्लियर है? ये मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं ये क्या है? दीज आर दी सबशेल, ये सबशेल है, ठीक है। 4s, 4p, 4d, 4f, ये सब क्या है बच्चा? ये सभी सबशेल है, जबकि ये सभी अपने अपने, ठीक है, सेम जो टाइप काइंड के जो ऑर्बिटल होते हैं उनसे मिलके बने होते हैं। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ओरिएंटेशन वाइज, ताकि जिसकी वजह से उनको अलग अलग, ठीक है, डिनोट करते हैं सिंबल से, जैसे, लेकिन एस एक ही तरीके के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं ये, ठीक है, डंबल, ये डबल डंबल, और ये फंडामेंटल या कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हो गए जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ना जाकर के उसके पिछले शेल के n-1 डी सब शेल के ऑर्बिटल्स में जाता है। क्लियर है? डन। अच्छा, अब डी ब्लॉक में अगर बात करें तो डी ब्लॉक में अगर बात किया जाए तो डी ब्लॉक में, ठीक है, इस तरीके से जब सबसे पहले हम देखते हैं तो 3d ऑर्बिटल्स में जाने वाले एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, 3d ऑर्बिटल्स में जाने वाले एलिमेंट्स मिलेंगे जिनके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 10 एलिमेंट हैं। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ठीक, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, इसी तरीके से यहाँ पे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 है, ठीक है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 4s2 3d1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला है वो कहाँ पे जा रहा है? ठीक, ध्यान से देखें तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3d1 में गया, यहाँ पे क्या होगा? 3d2 हो जाएगा, इसमें 3d3 होगा, इसमें 3d4 में जाएगा नॉर्मली, बाद में क्या होगा? स्टेबिलिटी देने के लिए 3d5 हो जाता है, वो आप पढ़ चुके हो पहले। फिर यहाँ पे 3d5 होगा, 3d6 आएगा, 3d7 आएगा, 3d8 आएगा, 3d9 आएगा, स्टेबिलिटी देने के लिए फिर से 3d10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3d10 ही होगा। तो आप देखेंगे तो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जब स्टेबल स्टेट आएगी तो स्टेबल होने पे 3d10 हो जाएगा, और वहाँ पे इसके साथ में 4s में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। जबकि इससे पहले 4s2 सबके साथ में कॉमन है, सबके साथ में 4s2 है, 4s2 है, 4s2 है पहले। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे एक पूरी सीरीज आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक सीरीज आ रही है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के और ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 12 तक। देखिए ग्रुप नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के और जो 12 है ग्रुप, यहाँ तक टोटल आपने एक सीरीज पूरी देखी। और ये कौन से पीरियड की सीरीज अगर देखोगे ध्यान से तो पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं? आउटर मोस्ट शेल का जो नंबर होता है वही पीरियड नंबर होता है। तो 4s इज द आउटर मोस्ट शेल, 4s जो है वो आउटर मोस्ट शेल का सब शेल है, तो इसका मतलब 4th पीरियड का एलिमेंट है। तो 4th पीरियड को बिलोंग करने वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो 3d सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि उनमें क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में जा रहा है, इसलिए इसको 3d सीरीज बोलते हैं। तो डी ब्लॉक में इस तरीके की जो है 4 सीरीज आपको मिलेंगी, क्योंकि कहां से शुरू हुआ है ये हमारा, ठीक, डी ब्लॉक देखें तो पीरियड नंबर 4 से शुरू हुआ है, ठीक है। ये देखेंगे तो पीरियड नंबर 4 से शुरू हुआ है, तो ये पीरियड नंबर 4 में कौन सी सीरीज होगी बच्चा? ये 3d सीरीज है पूरी, दिस इज 3d सीरीज। 3d सीरीज का मतलब जिनमें भी इलेक्ट्रॉन 3d सबशेल्स में जा रहा होगा तो वो डेफिनेटली 3d सीरीज होंगे। इसी तरीके से 3d सीरीज की तरह से ही अगली सीरीज कौन सी होगी 3d के बाद बेटा?
4D होगी, 4D के बाद 5D होगी, 5D के बाद क्या होगी, 6D होगी। तो 4 सीरीज में हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, 4 सीरीज में, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक है, तो पीरियड नंबर 4 से लेकर के 7 तक में 4 सीरीज में, ठीक है, अब सारे टोटल 40 एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे जो कि डी ब्लॉकियंस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 1 स्कैंडियम देखें, जैसे आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हानियम है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे टाइटेनियम, जिरकोनियम, रदरफोर्डियम, ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं उसमें। तो इनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हर एक ग्रुप में है, तो 4 एलिमेंट एक ग्रुप में है, तो 10 यहाँ पे टोटल ग्रुप है, तो 10 × 4 40 हो गया। क्लियर है, इसको आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। ठीक, इसको ड्रॉ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं कि सारे एलिमेंट यहाँ पे ड्रॉ करने जरूरी नहीं है। बात यहाँ पर ये करते हैं स्टूडेंट्स, जो इस चैप्टर में डी ब्लॉक से रिलेटेड अब जो केमिस्ट्री है वो क्या है। ये तो डी ब्लॉक का आप जानते हैं कि आपने पीरियोडिक टेबल देख लिया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक है दैट इज डी ब्लॉक, और सबसे नीचे जो 2 सीरीज आप देख रहे हो वो एफ ब्लॉक है। ठीक है, जिसको कि आप 4F सीरीज और 5F सीरीज बोलते हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो देख रहे हैं टोटल 40 एलिमेंट्स, इनकी आखिर केमिस्ट्री क्या है, कहां से क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन उठता है इसका। ठीक, इसी को बात को आपको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक, वो डेफिनेटली ध्यान से सुनेंगे इस बात को, और बाद में भी दोबारा से आप इसको रिवाइज करके क्लास को सुन सकते हो। मेरा ये दावा है और वादा है कि आप इस क्लास में जितना पढ़ेंगे अभी ही आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी तक एक ही बात याद रखनी है कि डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में नहीं पेनल्टीमेट शेल में जाता है, अल्टीमेट में नहीं जाता है, मतलब n-1d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इतनी बात अपने माइंड में सेट कर लो एकदम। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये बात सेट करनी है कि डी ब्लॉक जो है वो कहां पे है, वो एस और पी ब्लॉक के बीच में है स्टूडेंट्स। ठीक, क्लियर है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये टोटल 40 हैं। टोटल कितने हैं, 40 हैं। इनमें अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एक तरफ से सॉलिड है स्टूडेंट्स। मरकरी को छोड़ के बाकी सब सॉलिड है, एंड दे ऑल आर मेटल। ये सबके सब मेटल हैं। क्लियर है, सबके सब मेटल है एक तरफ से। ठीक, कितने टोटल एलिमेंट है, 40 हैं, सबके सब मेटल हैं। ठीक है, मरकरी को छोड़ के सभी के सभी क्या है, सॉलिड है। क्लियर है, आई थिंक सो बहुत अच्छे से बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, कुछ में डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे। ठीक, आगे इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है और कहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसको देखते हैं। जल्दी से सारे फ्रेंड्स को अपना जो है लिंक शेयर कर दीजिए। बहुत आराम से आज ये क्लास चलने वाली है, बहुत फास्ट नहीं चलेगी, लेकिन फास्ट नहीं चलाऊंगा क्लास, बहुत आराम से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए मैं आपके साथ बहुत धीरे धीरे चलूंगा इस चैप्टर को लेकर के, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ और जहां से वेटेज है उसको निकाल के पहले आपके सामने कर देता हूँ। जहां से वेटेज है, जहां से भी क्वेश्चन आना है वो सब निकाल के आपके सामने कर देता हूँ थोड़ी सी देर में। ठीक है, क्लियर है, तो रेडी है एकदम, माइंड से एकदम फ्री हो जाइए, कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ सुनिए, सिर्फ और सिर्फ सुनिए और फिर लिखते जाइए। जितने कम से कम लिखने हैं पॉइंट वही मैं लिखवाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं डायरेक्टली तैयार करा दूं। ये क्लास इसीलिए इस समय रखी हुई है ताकि आप फ्री हो जाएं बाकी सब क्लासेस से। क्लियर है, रेडी है। देखिए हमारे साथ कितने सारे लोग हैं, तो मेरे साथ ठीक ठाक जो है मैं देख रहा हूँ कि बच्चे हैं, 3 लोग मेरे साथ हैं। ठीक है, हर्ष रेडी है, गुड इवनिंग। आपने बहुत इंतजार किया इस क्लास का, बहुत वेट किया आपने। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर आप रेडी हैं तो आप एलिमेंट एड्यूटेक के साथ जुड़ रहे हैं तो आप रेडी हो जाइए पूरी तरीके से, और आपको क्लास जो है अब समझने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए ठीक है, ये स्पीड ठीक है, इससे थोड़ा सा भी मेरे ख्याल से तेज करूंगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ से बाहर हो जाएगी बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक में 4 सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। इसको मैं यहाँ पे नोट करवाता जाता हूँ आपको, ताकि आपको ये बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि हमको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितना लिखना है। ठीक है, तो आप लिखते चलिए मेरे साथ में। सबसे पहली बात, डी ब्लॉक ठीक कॉन्सिस्ट ऑफ 40 एलिमेंट्स। पहली बात 40 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 4 सीरीज है इसमें, 4 सीरीज है, 3D है, 4D है, 5D है और 6D है। 4 सीरीज है। 4 सीरीज का मतलब केवल यही है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो कैसा होगा,
उसका थोड़ा सा आइडिया आप कर लीजिए। यहां 4s2 3d 1 to 10, ठीक है, डन। दूसरे केस में 4s की जगह कर देना है 5s2 और 4d कर देना है 1 to 10। तीसरे केस में 6s2 कर देना है और 5d 1 to 10 कर देना है। 6d वाले केस में 7s2 और 6d 1 to 10 कर देना है। सिर्फ इतना सा आपको ये काम करना है स्टूडेंट्स। क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत इजी है। यहां से हमने शुरू किया 3D वाली सीरीज, तो 3D पहले लिख लिया, 4D लिख लिया, 4D लिख लिया, 5D लिखा, 5D लिखा, 6D लिखा, 6D लिखा। अब उसमें जो n है, ठीक है, वो क्या है? nth क्षण n+1 है। मतलब इसकी तुलना में कहें तो ये जो n-1 है, इसमें एक जोड़ दीजिए, इस n-1 में एक जोड़ देंगे, n आ जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, मैं लिख दे रहा हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो डी ब्लॉकियंस का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो ns2 n-1 d 1 to 10 होता है। ठीक, ns2 n-1 d 1 to 10, ठीक है। आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हर्ष, समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? एक बार कमेंट कर दें, एक बार कमेंट कर दें सभी लोग, ताकि ये क्लियर हो जाए कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और सभी को इन्फॉर्म कर दो बेटा, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे क्लास में आ जाएं, ताकि किसी का भी लॉस ना हो, सभी अच्छे से समझ सकें, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, यस, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अच्छे से समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे, पहली बात तो ये होगी कि यहाँ पे टोटल जो एलिमेंट है वो 4 सीरीज में डिवाइड है, 3D 4D 5D और 6D। अब इन्हीं सीरीज को बेटा, इन्हीं सीरीज को, 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगी 4D वाली सीरीज, फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी क्या, और फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होगी। तो इनको ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहते हैं, उसका रीजन क्या है, सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, इनको ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहते हैं, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांजिशन सीरीज वाई, ठीक, ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहते हैं, ध्यान समझिएगा। जो इनकी प्रॉपर्टी होते हैं ना, जो डी ब्लॉक के प्रॉपर्टी हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, ठीक है, ये शो करते हैं, शो द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन, या यूं कहें कि इंटरमीडिएट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट जैसी केमिस्ट्री शो करते हैं, उसके बीच की केमिस्ट्री ये शो करते हैं। मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एक तरफ एस से पी में, जब तक देखिए एस टिपिकली मेटल होते हैं, बहुत टिपिकल, ठीक है, एस क्या मेटल है, ठीक है, और बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। फिर पी ब्लॉक में जाएंगे तो आपको मेटलाइड भी मिलेंगे, ठीक, और नॉन मेटल भी मिलेंगे। तो ये एक ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब एक तरफ अगर देखेंगे तो मेटल थे, ठीक, हाईली रिएक्टिव, फिर उसमें बीच में आकर के क्या हो गया, रिएक्टिविटी कम हुई और लास्ट में जाकर के वो मेटेलिक करेक्टर ही घटता चला गया और लास्ट में जाकर के मेटलाइड और फिर नॉन मेटल बन गया। ठीक है, तो सही मामले में ट्रांजिशन कहने का मतलब ये है। हालांकि एक दूसरी इसकी डेफिनेशन ये कही जाती है कि चूंकि इन एलिमेंट्स में जो ns इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, दूसरी डिफिनेशन है कि ns इलेक्ट्रॉन एंड n-1d इलेक्ट्रॉन आर हैविंग सिमिलर एनर्जी, ठीक, सिमिलर एनर्जी, हेंस कैन डू द ट्रांजिशन। इसलिए ये ट्रांजिशन करते हैं। मतलब ठीक है, क्या होता है कि जो s के इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो ns इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर जाते हैं टू n-1d। ठीक, जैसे क्या हो कि आपके घर हैं, घर के, ठीक है, बगल में अंकल का घर है और फिर आगे आगे आगे, आगे पूरी कॉलोनी बहुत सारे घर होते हैं, और आपके घर की जो छत है, मान लीजिए एक दूसरे को टच करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, एक छत से दूसरी, एक छत से दूसरी, दूसरे तीसरी, ऐसे करके मूव करते रहेंगे। तो ये ट्रांजिशन इसी तरीके का यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है कि ns और n-1d इलेक्ट्रॉन में आपस में ट्रांजिशन हो रहा है।
इसलिए भी इसको ट्रांजिशन ठीक एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन ऐसा किन एलिमेंट के साथ नहीं होता है, किनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो विच एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन, है ना, विच एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है ना। तो आंसर है कि जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। मैं सारे एलिमेंट्स का नाम अभी लिख देता हूं आपके सामने ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, सभी एलिमेंट्स के नाम आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए, यहां पे जो डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट थे, स्कैंडियम से हम शुरू करते हैं। स्कैंडियम है, ठीक है, यहाँ पे स्कैंडियम के बाद यूटेरियम आ जाएगा, लेंथेनम आ जाएगा और एक्टिनियम आ जाएगा बेटा। फिर टाइटेनियम आएगा, जिरकोनियम आएगा, हाफनियम आएगा, रदरफोर्डियम आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे वेनेडियम आएगा, नियोबियम आएगा और टेंटेलम आएगा। ठीक, टेंटेलम पहले हम ये लिख देते हैं, फिर जो ट्रांसयूरेनिक है उसको बाद में लिखते हैं। फिर उसके बाद में क्रोमियम है, मॉलिबेडिनम है, टंगस्टन है बच्चों। इसके बाद मैंगनीज है, टेक्नीशियम है, रीनियम है। फिर इसके बाद देखेंगे तो आयरन है, रुथीनियम है और ऑस्मियम है। फिर इसी तरीके से देखेंगे तो कोबाल्ट आएगा, रोडियम आएगा, इरिडियम आएगा बच्चा। ठीक है, यहां पे निकल आएगा, पैलेडियम आएगा, पीटी आएगा, कॉपर बच्चों आएगा, सिल्वर आएगा और गोल्ड आ जाएगा। इसके बाद बेटा यहां पे जिंक, कैडमियम और फिर बेटा मरकरी आ जाएगा। तो यहां पे जैसे जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो, ठीक है, यहां पे ग्रुप नंबर 3 है, ये तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10 है, 11 है और ये 12 है। ठीक, यहां पे एटॉमिक नंबर कैसे याद करने और कैसे कैसे आगे और एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, तो यहां पे देखेंगे कि ठीक है, टेंटेलम के ठीक बाद में आप हाहनियम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हाहनियम के बाद में आप सिबोर्जियम, ठीक है, सिबोर्जियम लिखेंगे। सिबोर्जियम के बाद में आप बोरियम लिखेंगे, बोरियम मतलब नील्स बोर का जो नाम है उसी के बेसिस पर। हैसियम, ठीक है, हैसियम लिख सकते हैं, HS। इसके बाद देखेंगे तो मेटनेरियम है, MT। इसके बाद देखेंगे तो आप डर्मस्टैडियम, ठीक है, जिसको कि DS करके डिनोट करते हैं, और रोंजीनियम कर लेंगे। ठीक है, RG रोंजीनियम हो जाएगा। और इसी तरीके से यहां पर हम इसको लास्ट में अनबाइनियम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स टोटल 40 हैं। ये 3D सीरीज है, ये हमारी 4D सीरीज है, ये हमारी 5D सीरीज है और ये हमारी 6D सीरीज है। 4 सीरीज है। क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है बच्चों को। ये लैंथेनम है, ये एक्टिनियम, ये एलिमेंट्स हैं। लैंथेनम एंड एक्टिनियम आर दी एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स यहां पे आप देख रहे हो, ये टोटल सबके सब मेटल है, ऑल आर मेटल। ठीक है, और इन एलिमेंट्स के केस में क्या हो रहा है कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, ये लास्ट वाले ये एलिमेंट्स, इंक्लूडिंग लास्ट वाला एलिमेंट जो जिसका एटॉमिक नंबर 112 है, वो भी, ये सभी जो है नॉन ट्रांजिशन है। अब इनको नॉन ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो है D10 होता है और NS2 होता है। NS2 D10 है, NH2 N-1D10 है, यानी कि अब यहां पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए अलाउड ही नहीं है। जैसे एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक काम तो हो सकता है,
n-1d 10 में एक काम तो होता है, क्या होता है जरा देखेंगे। ये सभी अब्बा प्रिंसिपल से हंस रूल के बाद में जो भी चीजें सब आप जानते हैं अच्छे से, 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 5वां ऑर्बिटल हम बना देते हैं डी में। तो डी में 10 अगर है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे ना, 1 2 3 4 5, और जो ठीक है जिसका स्पिन अपोजिट होगा वो ये 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इनमें ऐसा तो ट्रांजिशन मतलब होगा, ये तो होगा ट्रांजिशन इस तरीके का कि एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, एक्सचेंज तो होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर सकता है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो कर सकता है, ये एक्सचेंज कर सकता है, कैन डू एक्सचेंज, दे कैन अंडरगो द एक्सचेंज, एक्सचेंज होगा। ठीक है, और एक्सचेंज अच्छे खासे होंगे। एक्सचेंज कितने होंगे, ठीक है, अगर आप देखें तो एक्सचेंज आपको समझ में आ रहे होंगे कितने होंगे एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर है, ये देखें एक्सचेंज बहुत सारे पॉसिबल है, एक्सचेंजेस आर पॉसिबल, हर एक के 2-2 होंगे। ठीक है, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिलाकर के यहां से 5 टोटल 1 2 3 4 4 के साथ कर सकता था ये एक्सचेंज। फिर यहां देखें तो 3 के साथ कर सकता है, ये देखें तो 2 के साथ कर सकता है, ये देखो तो 1 के साथ कर सकता है, और कन्वर्स भी क्योंकि डबल डबल इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरीके से जो एस है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, लेकिन अब ट्रांजिशन किसको कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन कहते हैं कि जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाए, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो डी में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा भरे हुए हैं क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए वहां पर ये ट्रांजिशन की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इनमें ट्रांजिशन होता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात, जो ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स हैं, इनका जो साइज होता है वो अगर आप देखोगे तो इनका साइज पी ब्लॉक के एलिमेंट से छोटा होता है, इनका साइज केवल। जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इनका जो साइज होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज तो पूरी पीरियोडिक टेबल में घटते चला जाता है। तो यूं देखेंगे तो अब जो ये इनका साइज है ना, इनका जो साइज है, यानी कि जो थर्ड ग्रुप का साइज है, साइज ये अगर एस ब्लॉक की तुलना में बात करेंगे तो छोटा है, ये एस ब्लॉक से इनका साइज छोटा है। और अगर इनकी बात करेंगे, ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो इनका भी साइज जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट से छोटा है। ठीक, साइज छोटा है, तो ये मतलब इंटरमीडिएट है, एस और पी के इंटरमीडिएट है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन इसमें देखिएगा तो ये इंटरमीडिएट जैसे नहीं है, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है ये इंटरमीडिएट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के और ग्रुप नंबर 11 तक के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट है, लेकिन जो ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट है उनके प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट नहीं, बिल्कुल अलग से जैसे है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है, ठीक है, क्या कहलाता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। और अब खास बात एक नोट कर लीजिए इसी क्लास में अभी, कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं ना, ये ठीक है हार्ड नहीं होते, ये क्या है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है ये ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 1073 केल्विन से थोड़ा से ऊपर होते हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं होते। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 1073 केल्विन का मतलब लगभग 800 डिग्री सेल्सियस हो। तो 800 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है एज कंपेयर टू, अगर आप बात करेंगे 3296 के लगभग होता है जाकर के जो है आपका टंगस्टन का बहुत ज्यादा हाई होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है, मरकरी तो आप जान रहे हैं कि ठीक है क्या होता है, ये लिक्विड है, ये हाई लिक्विड है ना, तो इस तरीके से मरकरी तो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड। तो अब जो कैडमियम है, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी में से जिंक और कैडमियम क्या सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। इनके सॉफ्ट होने के पीछे भी यही कारण है, क्या है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है सबके सब क्या है, पेयर्ड है। जो पेयर्ड होंगे तो इंटर एटॉमिक जो इंटरेक्शन होते हैं वो कमजोर होंगे, कमजोर होंगे तो इसका मतलब ये एटम एक दूसरे के बीच में फोर्स कम लगाते हैं, इसलिए बहुत आसानी से ये ठीक है इनको काटा भी जा सकता है। ठीक है, और इनकी वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं, है ना, तो ये इनकी खासियत है। अब समझेंगे आगे। अब ये तो एक इनकी खासियत हो गई है। एटॉमिक नंबर इसका कैसे याद करते हैं वो बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का हो गया, क्रोमियम का हो गया, इसी तरीके से पैलेडियम का हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये बातें। फिलहाल हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक नंबर इनका कैसे निकालते हैं, दिखेंगे। तो ये 21 है, ये 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 और 30 है। करना बेटा आपको क्या, ध्यान से समझना। हर एक ग्रुप में नीचे आने पे आपको पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। 21 में यहाँ पे आपको
18 ऐड कर देना है। 18 ऐड करते ही यहाँ पे, ठीक है, ये 39 हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते जाइए 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48 पे आ गया बच्चा। इसी तरीके से आप फिर नीचे देखोगे 18 फिर इसमें जोड़ देना। 18 इसमें जोड़ते ही आप देखोगे 57 आ गया। अब 57 के बाद थोड़ा सा ध्यान देना, ये एस्ट्रिक मार्क लगाया है क्योंकि यहाँ पे 57 के बाद अगले 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो एफ ब्लॉकियंस होते हैं, वो 4F सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना कि लैंथेनम के बाद में अगले एलिमेंट 14 जो होते हैं वो ठीक 57 से 58 से लेके 71 तक ये 4F सीरीज में एलिमेंट्स होंगे, जिसको हम F ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो ये ठीक है, ये सीरियम से लेकर के और ल्यूटीटियम तक 14 एलिमेंट हैं, 14 है और 4F में 14 जाते हैं। तो उसका अगला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80 बचा। ध्यान देना। अब इसके बाद इसी तरीके से यहां पे आप जोड़ोगे कितना, अब जोड़ोगे यहां पर आप 32, अब जोड़ना है 32, ठीक है। जब 32 ऐड करोगे इसमें, ठीक है, देखो 39, 21 में 18 जोड़ा था, अभी 39 में हमने यहाँ पे 18 जोड़ा था, 57 आया, 32 जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80, ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक 87 आ जाएगा, क्या 89 आ जाएगा, सॉरी 89 आ जाएगा। 89 के बाद में फिर इसी तरीके से 14 एलिमेंट जो होंगे 90 से लेके, ठीक है, और 103 तक, यानी कि थोरियम TH से लेके लैब्रेंशियम LR तक जो है ये 14 एलिमेंट्स 5F सीरीज में, ठीक है, बोले जाते हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F सबशेल्स हो जाता है। तो यहाँ पे ठीक 103 के बाद 104 आ जाएगा, फिर 105 आएगा, 106 आएगा, 107 आएगा, 108 आएगा, 109 आएगा, 110 आएगा, 111 आएगा और ये 112 हो जाएगा। ठीक है बच्चा। तो कुल मिला के आप कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर आपको याद है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें, ठीक है, 18 जोड़ देना है, इसमें आपको 18, ठीक है, ना जोड़ करके इसमें आपको, ठीक है, टेक्नीशियम के ठीक बाद में आपको 32 जोड़ना है। कहाँ से आपको 32 जोड़ना है, कहाँ से आपको 32 जोड़ना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो लैंथेनम और एक्टिनियम है ना, इसके आगे जाने पे आप देख रहे हो हमेशा 32 जोड़ने से आता जा रहा है, और सबसे ऊपर वाले में क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है, नेक्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। अब इसमें बात ये समझनी है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इतना पार्ट जरूरी था, जब तक ये समझेंगे ही नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सबसे पहली है, मैं टॉपिक सब लिख देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उन टॉपिक्स को एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे जो पूछे जाते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा चीज जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से जो भी क्वेश्चन आएगा वो मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन होगा, मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन होगा। देखिए, और इसके अलावा इनकी पैकिंग पूछी जा सकती है। ठीक, क्लोज पैकिंग, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पैकिंग पूछी जा सकती है, मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा सकता है, इनका, ठीक है, कलर पूछा जा सकता है, ठीक, या ठीक लक्सर पूछी जा सकती है, हार्डनेस पूछी जा सकती है कि ये हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं इनके। इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी, सारी चीजें। इसके बाद यहां पे आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होती है ना, उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पूछे जाते हैं जैसे कि लाइक एटॉमिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस, और इसके अलावा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा जाता है। और इसके बाद में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती हैं वो आती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल। ऑक्सीडेशन स्टेट एक चीज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर
ऑक्सीडेशन स्टेट की बात देखें तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो ट्रेंड होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का जो ट्रेंड है वो दो तरीके का है ट्रेंड। एक M+2 से M और दूसरा है M+3 से +2। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर +3 to +2 स्टेट, दूसरा +2 से 0। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी मिलेगा, 100% मिलेगा, और बोर्ड के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आ रहा है एकदम श्योर, ठीक 100% यहां से श्योर क्वेश्चन निकलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट से तो सवाल आना ही आना है, ठीक। इसके अलावा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से सवाल आएगा, इसके ट्रेंड्स पूछे जाएंगे, किस तरीके से ट्रेंड इसका चलता है, ठीक। ट्रेंड, इसके ट्रेंड पूछे जाएंगे, ट्रेंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। कौन सा ट्रेंड पूछा जाएगा फॉर 2+ से सिंगल एटम, मतलब कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का रिडक्शन पोटेंशियल का क्या ट्रेंड चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात इसके अलावा आती है, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये आता है कि ठीक है, इसके जो हैलाइड्स हैं, ठीक है, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी, ठीक, और उनका किस तरीके का नेचर होता है, आयनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला टॉपिक, यहां से एक क्वेश्चन श्योर निकलता है, यहां से एक क्वेश्चन श्योर निकलता है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर यहां पे ऑक्सो कीटायन एंड ऑक्सो एनायन, ये दो बहुत हॉट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सो कीटायन एंड ऑक्सो एनायन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स में ऑक्साइड्स के ऊपर बेसिकली जो क्वेश्चन है बहुत सारा बनता है, हैलाइड पे भी क्वेश्चन बनता है। तो यहां पे देखेंगे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वाइज, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, हैलाइड्स में, ठीक, जो नेचर है और जो उसकी स्टेबिलिटी है उसका सवाल, पहले सवाल समझेंगे तभी आपको सिंगल शॉट समझ में आएगा, नहीं तो सिंगल शॉट और भी खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक साथ काम करेंगे तो उन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ सकते। पहले सबसे पहले ब्रेन में ऐसे एक मैप तैयार कर लीजिए, ये सारी चीजें आप नोट करते रहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस तरीके से ये इसकी माइंड में ब्रेन मैप तैयार कर लीजिए, ठीक है, ताकि इसका चैप्टर का ओवरव्यू एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मैं इसको लिख भी इसीलिए रहा हूं, इसलिए मैं कोई पीपीटी नहीं शेयर कर रहा हूं या कुछ नहीं शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि वो स्क्रीन शेयर करने से या पीपीटी शेयर करने से क्या होगा कि वह तो बुक में भी बना हुआ है, यहां मैं आपके साथ एक एक करके जब डिस्कस करते जाऊंगा सारी चीजें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चीजें आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि जैसे सर को ये चीजें लर्न है या सर अगर लिख रहे हैं या इस तरीके से तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें कहां पे क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको रटना है, किसको नहीं रटना है। रटना तो देखिए कुछ भी नहीं होता है केमिस्ट्री में, सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है लॉजिक से ही जुड़ी होती हैं, लेकिन वो लॉजिक जब आप जानेंगे तब तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लिखते हैं, ठीक, आगे चलते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं। तो अब इसके बाद में जो इस चैप्टर में बचेगा डी ब्लॉक के अंदर अगर कुछ, तो वो बच्चा बचेगा जो इसके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो इसके कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स में क्या है, ठीक है, कंपाउंड्स में क्या है, जैसे कंपाउंड्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, केवल दो, KMnO4 और K2Cr2, उसी की केमिकल प्रॉपर्टी। वहां से क्वेश्चन जो इक्वेशन के होते हैं ना, वो कंपटीशन में भी और वो बोर्ड्स में भी जरूर आते हैं, कंप्लीट एंड बैलेंस करके पूछता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कंपाउंड्स में क्या आता है, जैसे KMnO4 और दूसरा हो गया K2Cr2O7, अब पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब इनके, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके केमिकल प्रॉपर्टी, ये देखिए ये वाले जो दो टॉपिक हैं इसकी क्लास मैं मानता हूं कि इसकी क्लास थोड़ी सी अलग डिस्कस हो जानी चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल जो है सारी चीजें एक सब में एक मगअप हो जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, डेफिनेटली। तो वो इस क्लास को मैं अलग रखूंगा,
इस सिंगल शॉट में मैं पहले बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, जितनी चीजें टफ होती हैं, जो चीजें आप पढ़ते हैं अपने आप से, सेल्फ स्टडी करते हैं तो बार बार पढ़ के भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पहले मैं निकाल के आपके सामने कर देता हूं ताकि आप एकदम क्लियरली समझ जाए। ठीक है, रेडी हैं? क्या क्या स्टेटस है क्लास का बताइए? मजा आ रहा है पढ़ने में कुछ? ठीक है, पहले मेंशन करिए ताकि थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से आपको लग रही है क्लास। बोलें गुड इवनिंग बच्चों, जितने बच्चे हमारे साथ हैं सबको गुड इवनिंग। वैसे तो 9:38 हो रहा है, मेरी वॉच में यहाँ पे सिस्टम में शो कर रहा है 9:38। ठीक है, काफ़ी टाइम हो रहा है, लेकिन यही टाइम है। बिल्कुल स्टेबल होकर पढ़ते रहिए, बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, ठीक है। कैसा क्लास है? यस, हर्षित पाल, हर्ष चतुर्वेदी क्लास में है बच्चे सभी? वेरी गुड। चलिए आइए देखिए, अब बच्चों क्या करना है, इसके बाद हम टॉपिक्स में जो छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, इसके बाद में कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बाद में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात आ जाएगी। ये ऊपर जितनी पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट बनाया है मैंने, डी ब्लॉक, इसको बना रहने देते हैं, इसको हम हटाते नहीं है क्योंकि ये काम आएगा। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि सबसे पहला जो क्वेश्चंस निकलते हैं वो क्वेश्चन निकलते हैं कि, ठीक है, जनरली क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको मैंने बता दिया क्लियरली। इसका आंसर क्या है? NS2 N-1D 1 to 10। ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आउटर मोस्ट, यानी इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब एक बात ध्यान देना, 3D सीरीज के लिए, अगर जैसे अब ये कंपटीशन का क्वेश्चन है तो 3D सीरीज के लिए हमको क्या करना है, बहुत ध्यान समझ लेना। 3D सीरीज के लिए यहां पर आर्गन लिखेंगे और फिर उसके बाद में NS2 N-1D 1 to 10 में जो n है उसकी जगह पे 3 कर देना है। ठीक है, n की जगह 4 कर देना है और n-1 का 3 हो ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 4D सीरीज के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे आर्गन की बजाय क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हो, अभी मैंने बताया था कि स्कैंडियम के ठीक नीचे क्या है, स्कैंडियम के ठीक नीचे क्या है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि स्कैंडियम के ठीक नीचे यूटेरियम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 39 एटॉमिक नंबर है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, 36 तो यहीं पे हो गया, 36 के बाद 3 बचता है आपके पास, 38 हो गया। ठीक है, और इसको 4s की बजाय 5s कर देंगे, 5s2, तो यहाँ पे 4d कर देंगे और ये 1। ठीक है, फिर यहाँ 1 से लेकर के 10 लिख देंगे। इसी तरीके से 5d जो सीरीज होगी हमारी, क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन कर देंगे और यहाँ पे 6s2 5d 1 to 10 है। और 6d सीरीज के लिए रेडॉन कर देंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, देखिए जीनॉन में कितना 54 है। ठीक है, ध्यान से देखना, 57 54 है, और 54 के बाद क्या होगा, 56 और 1 57 हो गया। यहां पे रेडॉन है, ठीक, 86 जानते होता है, और यहाँ पे 89 है, तो इसका मतलब 7s2 और 6d 1 to फिर 10 तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr Cu, इसके अलावा पैलेडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, जैसा कि आप ऊपर से देख पा रहे होंगे। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, आर्गन 4s2 3d4। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। स्टेबिलिटी कब आती है, जब ये डी हाफ फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, या एम्प्टी हो। देखिए स्टेबिलिटी कब रहती है, डी में स्टेबिलिटी कब कब रहती है, ध्यान रखना, D0 D5 D10 ये स्टेबल है। हालांकि
D3 भी मोर स्टेबल है देन D4 या D3 मोर स्टेबल है D2 से, ये बात ध्यान रखना है। D3 भी D4 से ज्यादा स्टेबल है, D3 D2 से भी ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन होता है ठीक हाफ फिल्ड, उसका रीजन है हाफ फिल्ड T2G, हाफ फिल्ड T2G, ठीक है। जो DXY, DYZ और DXZ होते हैं ये जस्ट हाफ फिल्ड अगर होंगे तो इसको हाफ फिल्ड T2G बोलेंगे और ये स्टेबिलिटी इसके पास काफी होती है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी ये यहां स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया, यहां एनर्जी इसके पास अभी ज्यादा है और स्टेबिलिटी नहीं है ना। तो अनस्टेबल मतलब मोर एनर्जी, मोर एनर्जी की स्टेट, मोर एनर्जी स्टेट मतलब कि एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ये बात बहुत ध्यान देना। फिर इसके बाद बात आती है कि ग्राउंड स्टेट कब होगी। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जब ये ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड है मतलब कि ये स्टेबिलिटी है इसके पास, तो ग्राउंड स्टेट में होगा जब। तो इन ग्राउंड स्टेट ध्यान समझना, इन ग्राउंड स्टेट क्या होगा कि AR हो जाएगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा, 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। यही बात ध्यान देने वाली बात है, ये 4s1 और 3d5 ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट बोलते हैं लोवेस्ट, ठीक, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी की स्टेट को, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और ये ठीक ये 4s1 3d5 वाली स्टेट है ग्राउंड स्टेट, मतलब जिसमें एनर्जी कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो ग्राउंड स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट मतलब स्टेबल स्टेट। तो इसी तरीके से बच्चा ध्यान देना है, क्रोमियम की तरह ही आपको कॉपर का याद रखना है, कॉपर। तो कॉपर के केस में 29 होता है एटॉमिक नंबर, याद रहेगा। आर्गन लिखने के बाद में 4s2 करेंगे, 3d9 करेंगे, लेकिन ग्राउंड स्टेट में क्या लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट में क्या लिखेंगे, AR 4s1 और 3d10 कर देंगे बच्चा। ये कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, क्लियर है। आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात क्लियरली। अब पैलेडियम का केस जो होता है, पैलेडियम अगर आप यहां पे देखोगे तो पैलेडियम 46 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहना चाहिए, अगर आप कैडमियम का देख पा रहे होगे तो यहां पे क्या होगा कैडमियम का, अगर ध्यान से देखो तो कैडमियम का क्या होगा, ठीक 5s2 4d10। तो इसका क्या होना चाहिए 5s2 4d8, लेकिन 4d8 में स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए उसको 4d10 कर देते हैं, 5s0 कर देते हैं। तो आपको ध्यान देना है पैलेडियम के केस में आपको क्या मिलने वाला है कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान देना पैलेडियम के केस में PD 46 के केस में वहां पे क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, ठीक 46 का केस है। तो 46 का मतलब यहां पे क्या करना होगा बेटा, क्रिप्टॉन लिखना होगा और इसके बाद 5s, ठीक है 2 करोगे, 2 की जगह पे पहले 5s2 कर दीजिए और 4d8 कर दीजिए। तो ये एक्साइटेड स्टेट है, मतलब लेस स्टेबल, मतलब अनस्टेबल। लेकिन जब आप स्टेबिलिटी दोगे तो इसको 5s को नील कर दोगे, 0 कर दोगे तब भी स्टेबिलिटी मिलेगी इसको, और 4d10 कर दोगे तो कंप्लीटली फील्ड हो गया। ये ग्राउंड स्टेट है उसकी, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है पैलेडियम की PD। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, जो भी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, जितने बच्चे क्लास में, हर्ष चतुर्वेदी क्लास में है, हिमांशु पांडे अभी भी आए हैं क्या, तनवीर, समझ में आ रहा है, सब लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से, जितने बच्चे हमारे साथ हैं सबको समझ में आ रहा है। एक बार मैसेज करो, कमेंट करो, बोरियत नहीं ना हो रही है, जल्दी से बताओ यार, एनर्जी के साथ काम करिए। मैं एनर्जी इस समय नहीं शो कर रहा हूं ज्यादा, क्योंकि मैं एनर्जी शो कर दूंगा ना तो आपको डी ब्लॉक जो समझ में आना बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ओके। मैराथन जब चलता है ना तो मैराथन में लोग पहले धीरे धीरे मूव करते हैं, बाद में लास्ट में जोर लगाया जाता है। जल्दी से मैसेज करिए जो बच्चे हैं क्लास में, तो तनवीर, हिमांशु, प्रिया, हर्षित, हर्ष चतुर्वेदी, जो भी बच्चे क्लास में होंगे
ठीक है, कैसा क्लास जा रहा है मेंशन जरूर करिए। चलिए अब देखिए क्या है कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन के अलावा, कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन ये आपने देखा कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, लेकिन अगला ही सवाल जो हमारा आता है बेटा वो आता है एटॉमिक रेडियस का सवाल। ठीक, कि हाउ द एटॉमिक रेडियस चेंजेस, लेकिन उसमें कहां से क्वेश्चन आता है ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मैं बता रहा हूं। पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं रेडियस कैसे चलती है और रेडियस का क्वेश्चन कहां कहां से बनता है। तो रेडियस के बनते हैं क्वेश्चन कुल मिलाकर के रेडियस के बनते हैं 3 टोटल। तो टोटल 3 ही क्वेश्चन है रेडियस के। क्या क्या बनते हैं उन क्वेश्चन को ही मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं यहां पे 3। कौन कौन से? सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, पहली बात एटॉमिक रेडाई रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एटॉमिक रेडाई रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है? जैसे सबसे पहले यहां पे बात पूछी जाती है जो कि अभी तक पूछी नहीं गई है लेकिन कभी भी पूछी जा सकती है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कौन सी एटॉमिक रेडियस होती है? आयनिक होती है, मेटेलिक होती है या कोवेलेंट रेडियस होती है? तो ध्यान देना यहां पर कोवेलेंट रेडियस की बात होती है। ठीक, तो एटॉमिक रेडाई रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहले विच काइंड ऑफ एटॉमिक रेडाई इज टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आंसर है इसका कि यहां पे कोवेलेंट रेडियस को ही कंसीडर किया जाता है, कोवेलेंट रेडाई। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस आंसर ये इसका पहला क्वेश्चन। एक ये नया काइंड का क्वेश्चन है ये। ठीक, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में भी पूछा सकता है। ठीक है, रीजन असर्शन में भी पूछा जा सकता है। अब कोवेलेंट रेडाई क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हो। कोवेलेंट रेडाई किसको बोलते हैं? 2 एटम जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो एक दूसरे से, ठीक है, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका आधा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स कंबाइंड कोवेलेंटली। कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए 2 एटम के बीच के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका आधा। मतलब इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ये है। इस d का अगर आधा कर दोगे तो d/2 जो होगा, ये तो d है, लेकिन जो d/2 होगा वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा होगा, वही कोवेलेंट रेडियस है। अब यहां पे जो कोवेलेंट रेडियस की जा रही है कंसीडर, इस केस में एक बात ध्यान देना, ये कोवेलेंट रेडियस जो है ये किस तरीके से चेंज होती है, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो यहां पर पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछता है कि जब हम डी ब्लॉक में लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब स्कैंडियम से लेकर के जिंक की तरफ जाते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर सवाल है कि एटॉमिक रेडियस शुरुआत में तेजी से घटती है, आयरन कोबाल्ट और निकल तक जाते जाते ये बराबर हो जाती है आपस में, मतलब फिर घटती नहीं है। शुरुआत में क्या होती है एटॉमिक रेडियस? घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक, और डेटा बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में जो है, ठीक है, डिफर करता है, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड मान लो कि आयरन कोबाल्ट और निकल, फेकोनी करके याद कर लो, फेकोनी। ठीक है, फेकोनी याद कर लीजिए, FECONI, फेकोनी है। फेकोनी के केस में जो है ये सब फेकोनी एक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एटॉमिक रेडियस एक जैसा है। फिर उसके बाद में कॉपर का रेडियस की अगर बात करेंगे तो कॉपर की रेडियस फिर से क्या होती है कि कहीं ना कहीं, ठीक, कॉपर की रेडियस भी क्या होनी चाहिए? घटती है। और जिंक की रेडियस अचानक से बढ़ जाती है। अब जिंक की रेडियस अचानक से बढ़ गई, ठीक है, क्लियर है? तो जिंक की रेडियस अचानक से बढ़ गई, इसी पे सवाल पूछा जाता है कि जिंक की रेडियस क्यों बढ़ गई। सबसे पहली बात ये पूछी जाती है। तो जिंक की रेडियस, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ, वाई द एटॉमिक रेडाई ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी is large as compared to other D block elements। अब इनकी एटॉमिक रेडियस क्यों बड़ी हो गई? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। तो देखिए,
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आता कहां से, पहले वो वाली बात समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस है ना, जो एटॉमिक रेडियस है बच्चों, ये दरअसल दो चीजों पे डिपेंड करती है, दो बातों पे डिपेंड करती है। किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये डिपेंड करती है दो बातों पे। पहला तो ये डिपेंड करती है जेड इफेक्टिव पे, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज दो शब्द हैं अलग अलग, बहुत सिंपल सी बात है, इसको बहुत ज्यादा टफ करके नहीं देखना है। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि जैसे कुछ हो गया कि कोई चीज कितनी इफेक्टिव है, जैसे कि आप लेकर के तो आए, ठीक, एक बहुत बढ़िया आपका देखा आपने कि एक डॉग आपको दिखाई दिया, ठीक है, ठीक है, और उसको आप लेकर के आए, बोला कि ठीक है ये बहुत बढ़िया जर्मन शेफर्ड है, इसको लेकर चलते पालते हैं, घर में बहुत ठीक अच्छे से हमारे लिए काम आएगा, घर में कोई चोर उर नहीं घुस पाएंगे, ठीक है, स्ट्रेंजर्स लोग नहीं घुस पाएंगे। तो अब जर्मन शेफर्ड को आपने इतने प्यार से पाल दिया कि उसका मन जो है सर्दियों में बाहर निकलने का करेगा ही नहीं, वो तो आपके बिस्तर पे चढ़ के बैठ जाएगा, तो इफेक्टिव तो नहीं हुआ। तो उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, प्रोटॉन है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो केवल प्रोटॉन का चार्ज है, और प्रोटॉन तो हम देखें तो इधर से जाने पे इधर की तरफ प्रोटॉन लगातार बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि एक एक एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ता जा रहा है, मतलब प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है ना, प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा इसको महसूस करो कि जब आप क्लास 2 में थे, 3 में थे, 4 में थे, 5 में थे, 6 में थे, तो टीचर नाम का जो व्यक्ति आपको मिलता गया स्कूल में, उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उसके माइंड में अपने जो है रिवीजन कर लो जरा। क्लास 2 में थे, कितने प्रेम से मैम बोलती थी, है ना, और 1 में बहुत प्रेम से, LKG में, UKG में, हाँ बेटा कैसे, चलो आपने लंच कर लिया नहीं कर लिया, और उसके बाद अभी क्या होता है, लंच कर लिया कि नहीं किया, चलो, तो अभी क्या होता है, मतलब धीरे 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 करके नेचर चेंज होता जाता है, क्योंकि आप भी क्या हो रहे हो, आप भी चेंज हो रहे हो। तो इसी तरीके से आपके साथ जो इंटरेक्शन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं चेंज होते हैं ना, ठीक है, मानते हैं कि नहीं। अभी देखिए बच्चों का जिनका 12th का लास्ट ईयर है, मतलब कि अब बस खत्म कहानी है स्कूल की, तो उनको थोड़ा सा ये पैनिक लग रहा होगा सुन के, ठीक है, लेकिन आप फिर भी भाग्यशाली हो, कम से कम आपको कोविड के बाद में पढ़ाई करने को मिल गया अच्छे से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेचारे पिछले साल जो बहुत ही, ठीक है, कम समय स्कूल जा पाए लास्ट के दिनों में। तो चलिए खैर ये सब बातें अलग की हैं, फिलहाल इसको हम रिलेट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो जैसे एक टीचर, अब वो टीचर है तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब वो एक भी बच्चे को जो है सर इधर उधर नहीं घुमाने देता बिल्कुल भी, लेकिन क्या है कि तुम्हारी क्लास में जो बच्चे हैं वो बहुत ठीक लंबे लंबे हो गए भाई, ठीक, उनकी एज बढ़ गई, लंबे लंबे बच्चे हो गए, वो सीट पे बैठे हैं जब, तो बड़ा सारा हॉल है। अब उस हॉल में जब बैठे हैं तो पता चला कि हॉल में बैठे का मतलब कि लंबी क्लास है, ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, अब टीचर पढ़ा रहा है, टीचर की नजर पीछे तक पढ़ नहीं रही है, तो जो बीच में बच्चे बैठे हैं ना, नजदीक नजदीक ऊंचे ऊंचे, वो क्या कर रहे हैं, पीछे वालों को स्क्रीन कर दे रहे हैं, तो जो टीचर की इफेक्टिवनेस है वो कम हो गई। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, वो जितने टोटल प्रोटॉन है उन सबका टोटल चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वर्क नहीं करता है उतना। क्यों? क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उस चार्ज को कहीं ना कहीं एनल्ड करते हैं। उसी बात को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको कैसे निकालते हैं बच्चा, ध्यान से समझना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव को जेड माइनस सिग्मा से निकाला जाता है मित्रों, जेड माइनस सिग्मा। जेड एटॉमिक नंबर होता है, सिग्मा जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को स्लैटर्स रूल से निकालते हैं, उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं लेना है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट में रोल किनका होता है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो, जैसे 4s के जो इलेक्ट्रॉन है वो, और इधर में जो न्यूक्लियस है इसके बीच में जितने इलेक्ट्रॉन है वो सब स्क्रीनिंग दे रहे होते हैं। किसको स्क्रीनिंग दे रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। किसके,
अट्रैक्शन से न्यूक्लियस के। तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इस पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। ठीक, इसको कैसे देखना है, ऐसे याद रखना है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होती है बच्चा। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा। दूसरा फैक्टर जिस पे कि साइज डिपेंड करता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, बड़ा बच्चा, लंबा लंबा बच्चा लोग पीछे वाले क्लास में बैठे हुए बैक बेंचर्स को बचा रहे हैं टीचर के कोप से, हैं, टीचर की दहाड़ से बचा रहे हैं, टीचर की मार से बचा रहे हैं, टीचर की पहुंच से बचा रहे हैं। कौन, लंबे 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 बच्चे, है ना, ऐसा होता है। चलिए, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जब स्क्रीनिंग बढ़ेगी, है ना, स्क्रीनिंग बढ़ेगी, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं अभी, ठीक लाइट्स वगैरह यहाँ पर ठीक हंसी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो, बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए, एक पर्दा, ठीक, ट्रांसल्यूसेंट टाइप का, तो ये स्क्रीन कर दे वो हमको, तो हम दिखाएंगे, नहीं दिखाई देंगे, है ना। ठीक, तो स्क्रीनिंग बढ़ने से क्या होता है, समझ रहे होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, दूर, और दूर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, दूर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, साइज बढ़ जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक, ये कौन देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड बाय इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। ये नोट कर लीजिएगा यहां, इनर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन ही स्क्रीनिंग देते हैं। और ये स्क्रीनिंग वाला मसला शुरू कहां से होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे ज्यादा असर कहां से पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनिंग वाले मसले का सबसे ज्यादा असर जो है जब आप 4D से 5D में जाते हो और 5D से 6D में जाते हो, वहां पे, कहां से कहां, 4D से 5D में, और 5D से कहां से 6D में। ध्यान देना, 4D से 5D में गए तो स्क्रीनिंग किसने किसने दिया, ध्यान से समझना, 4D से 5D में गए तो 4D इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्क्रीनिंग दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, 4D। और जब 5D से 6D में गए ना, तो यहां पे स्क्रीनिंग कौन कौन दे रहे हैं, बात समझना, स्क्रीनिंग कौन कौन दे रहे हैं, 5D भी दे रहा है और 4F भी दे रहा है। स्क्रीनिंग 5D भी दे रहा है और 4F भी दे रहा है, लेकिन ये स्क्रीनिंग पुअर है, पुअर है, स्क्रीनिंग पुअर है। मतलब अब ये बात क्या हो गई, अब बात ये हो गई कि बहुत ज्यादा बच्चे संख्या होने पर टीचर्स ने क्या किया, मैनेजमेंट ने स्कूल में या कोचिंग में बच्चों को बहुत दूर दूर बैठा दिया, बड़े सारे कंसर्ट हॉल में ले गए, है ना, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा, दूर दूर कर दिया, बिखेर दिया, दूर दूर कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। जब डिफ्यूजन हो गया, दूर दूर हो गए, तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो लार्ज साइज के ऑर्बिटल होते हैं उसमें बहुत डिफ्यूज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो स्क्रीनिंग है वो बहुत पुअर होती है। और पुअर स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो गया, टीचर तो खूंखार लगा दिया गया और बच्चे लोगों को दूर बिठा दिया गया। अब बैक बेंचर की शामत आ गई, कहने का मतलब साइज बढ़ने की बजाय घट गया, ठीक है, साइज बढ़ने की बजाय घट जाएगा बेटा। और जैसे ही साइज घटेगा उसी को बोलता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सवाल 100% पूछा जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ध्यान से समझना, ये बात नोट करिए आप। 5D 4F पुअर स्क्रीनिंग देते हैं एज कंपेयर टू 4D। 4D की स्क्रीनिंग पुअर है लेकिन उतनी पुअर नहीं है, मतलब खराब में अच्छी वाली खराब है ना, ये खराब में बहुत बुरी खराब है, ठीक है। तो 5D और 4F वाले बहुत पुअर है स्क्रीनिंग, और 4D वाली उतनी पुअर नहीं है। तो इसका मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहां से कहां यार काम करता है, ध्यान देना। जब हम 4D से 5D में जाएंगे, 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाएंगे, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है। और जब हम 5D से 6D सीरीज में जाएंगे तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। बेटा
ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ध्यान से नोट कर लीजिए। जब हम 4D से 5D सीरीज में जाते हैं, 4D से 5D में जाते हैं, नोट कर लीजिए, 4D से 5D में जाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं क्लियर। और स्क्रीनिंग कैसे काम करती है, स्क्रीनिंग का इफेक्ट कैसे काम करता है। स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो साइज, स्क्रीनिंग बढ़ेगी मतलब बच्चा लोग छुपा रहे हैं, साइज बढ़ेगा। स्क्रीनिंग बढ़ने से साइज बढ़ेगा। स्क्रीनिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक बोलिए, स्क्रीनिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। स्क्रीनिंग बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। स्क्रीनिंग घटेगा, साइज घटेगा। स्क्रीनिंग घटेगा, स्क्रीनिंग घटेगा, स्क्रीनिंग घटेगा तो साइज, स्क्रीनिंग घटेगा तो भाई तो साइज घट जाएगा ना, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखना, स्क्रीनिंग और ये जेड इफेक्टिव एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग एक दूसरे के अपोजिट है, ये बात ध्यान रखना। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेटा। मेरे ख्याल से बात समझ में सब बच्चों को आ गई बहुत अच्छे से। कितने बच्चों को अभी तक समझ में आ गई, कमेंट करो जल्दी से। ये वाली बात समझ में आ गई, एटॉमिक रेडियस कैसे चल रही है, एटॉमिक रेडियस कैसे चल रही है, समझ में आ गया। एक बात समझना, ये बेसिक बात है, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन पोटेंशियल, ठीक है, और एटॉमिक इंटरेक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इतनी चीज समझ में आ गई। मान लीजिएगा कि ये डी ब्लॉक आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे थोड़ी सी पकड़ बन जाए, इसीलिए उसकी थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहा हूं ताकि ये बहुत आसान हो जाए। एक बार यहां से पकड़ लिया आपने, इसकी नस, इसकी नब्ज पकड़ ली, बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपने नब्ज नहीं पकड़ी तो फिर आप परेशान हो जाओगे, पूरा उसका MRI करा दोगे तब भी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ और है बीमारी, कर कुछ और रहे हो, ठीक है। सुनिए, समझना क्या हो रहा है। जेड इफेक्टिव जो है और स्क्रीनिंग जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग एक दूसरे के अपोजिट है। अब ध्यान रखना एक बात, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब यहां पे, ठीक है, ग्रुप में, तो किसी भी सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव जो होता है, ठीक, जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। समझिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, लेकिन शुरुआत में जेड इफेक्टिव पावरफुल होता है। जेड इफेक्टिव इनिशियली जो होता है प्रीडोमिनेट करता है, ठीक, जेड इफेक्टिव, और शुरुआत में स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है, स्क्रीनिंग बहुत ही कम है। स्क्रीनिंग क्या है, ठीक है, स्क्रीनिंग क्या है, कम है। स्क्रीनिंग अगर कम होगी तो क्या होगा, स्क्रीनिंग कम होगी तो क्या होगा, मतलब बच्चे छुपा नहीं रहे तो साइज बढ़ेगा, ठीक है, साइज बढ़ेगा, है ना। तो ध्यान समझना, यहां पे शुरुआत में स्क्रीनिंग देने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कहीं ना कहीं बहुत ही कम है, तो स्क्रीनिंग तो कम होगी, है ना। और जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। जब जेड इफेक्टिव तेजी से बढ़ेगा तो शुरुआत में साइज घटेगा बहुत तेजी से, बीच में जाके स्क्रीनिंग और जेड इफेक्टिव एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बीच में जाके यहां पे जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग बराबर हो गए, बीच में जाके इन मिड वे, ध्यान देना, इन मिड वे जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग, जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, बराबर हो गए, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। बीच में जाकर के क्या हुआ, न्यूक्लियस का चार्ज बहुत तेजी से बढ़ा तो साइज तो घटना चाहिए था, लेकिन स्क्रीनिंग कहीं ना कहीं बढ़ गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, स्क्रीनिंग बढ़ने से क्या हुआ, साइज बढ़ गया, स्क्रीनिंग बढ़ने से साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ना चाहिए था, ठीक, लेकिन जेड इफेक्टिव भी बढ़ा हुआ, उसकी वजह से साइज घटना चाहिए था, ना साइज बढ़ा ना ही घटा, साइज उसी वहीं पर जाकर के रुक गया। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, क्लियर है, ठीक है, कमेंट करके बताओ तुरंत, ये वाली बात समझ में आ। शुरुआत में जेड इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग था, स्क्रीनिंग कमजोर थी, इसलिए साइज तेजी से घट रहा था। जेड इफेक्टिव का क्या काम है, पीछे देख सकते हो, जेड इफेक्टिव का क्या काम है, साइज को घटाना, और स्क्रीनिंग अगर बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग का क्या काम है, साइज को बढ़ाना। स्क्रीनिंग कम थी, साइज नहीं बढ़ रहा था,
जेड इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग था, साइज घट रहा था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए तो क्या हुआ, यानी कि बच्चे क्लास में आते गए, धीरे 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 करके बच्चों की संख्या बढ़ती गई, स्क्रीनिंग बढ़ती गई, स्क्रीनिंग बढ़ती गई तो साइज बढ़ना शुरू हुआ। जो घट रहा था अब वो बढ़ना शुरू हुआ, एक तरफ घट रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, आकर के बराबर पे आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वही होगा जो आप यहाँ पे जिंक कैडमियम मरकरी के केस में देख रहे हो। इस केस में ये होने वाला है बच्चा कि इलेक्ट्रॉन सभी बहुत ज्यादा संख्या में हो गए, पेयर में हो गए इलेक्ट्रॉन, और पेयर में जब इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में आपस में क्या होगा, कहीं ना कहीं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगने लगेंगे, कहीं ना कहीं इंटर एटॉमिक इंटरएक्शन कमजोर पड़ जाएंगे, और इस वजह से इनका साइज अचानक से बढ़ जाएगा जिंक कैडमियम और मरकरी का बाकी सभी एलिमेंट की तुलना में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बची बात कौन सी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाली बात जो मैं कह रहा था। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वहीं से बेटा शुरू होगा जहां से क्या शुरू हुआ, जहां से लेंथेनम शुरू हुआ। लेंथेनम के बाद जितने एलिमेंट हैं सब में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग गया, लेंथेनम ऑनवर्ड, ध्यान देना, लेंथेनम ऑनवर्ड। और वो उसका असर कहां दिखाई दे रहा है, जब आप मूव कर रहे हो 4D से 5D सीरीज में। तो इसको मैं लिखवा देता हूं अभी, ठीक है। जितना बच्चा भी क्लास में, जल्दी से लिंक शेयर कर दो, अभी भी बच्चे जो है सोए नहीं है, अब तो पढ़ने का सबका टाइम हुआ है ना। क्या बोल रहे हर्ष, हाँ रिपल्शन, ठीक है, ठीक है। अभी तक की क्लास समझ में आ गई ना। मिडवे में क्या हुआ, मिडवे में क्या हुआ, साइज क्यों स्टेबल हो गया, क्योंकि स्क्रीनिंग और जेड इफेक्टिव एक दूसरे को एनल्ड कर दिए, ना साइज बढ़ा ना साइज घटा, जैसा था वैसा ही रहा, है ना, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा इसके बाद में ध्यान से समझिएगा। अब क्या होने जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है बच्चों 101%। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और ये क्यों होता है, कैसे काम करता है, सबसे पहली बात ये समझ लेंगे, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए साइज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड सेम होता है, सेम है, एटॉमिक रेडियस सिल्वर और गोल्ड की सेम होती है बच्चा, ठीक। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, इसके बगल में लिख दूं मैं, ठीक है, पैलेडियम पीटी, ऐसे रोडियम इरिडियम, ऐसे मैं लिख दूं रुथेनियम ऑस्मियम, ऐसे लिख दूं टेक्नीशियम रीनियम, ऐसे लिख दूं मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ऐसे लिख दूं नियोबियम और टेंटनम, और जिरकोनियम और हाफनियम। इन सबके साइज ऑलमोस्ट बराबर हैं, इनके साइज में कोई अंतर नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा चलेगा मसला, मतलब ऐसा ऐसा बराबर बराबर, साइज बराबर, साइज बराबर। तो साइज में चेंज क्यों नहीं हुआ, नीचे जाने पे इंक्रीज होना चाहिए था, साइज तो बढ़ना चाहिए था ना। ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने के बावजूद भी साइज क्यों नहीं बढ़ा, जो भी बच्चे क्लास में जल्दी से बताएं, ठीक है। तो साइज जो है, ठीक है, वो नीचे जाने पे तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन नीचे जाने पे साइज बढ़ नहीं रहा है, साइज बढ़ नहीं रहा है, साइज सेम हो गया, साइज जितना था उतने का उतने रहा। क्यों ऐसा, क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो सिल्वर जो है ये सभी ठीक 4D सीरीज के एलिमेंट है, 4D सीरीज है, 4D सीरीज है, और ये 5D सीरीज है। तो 4D सीरीज से जब हम 5D सीरीज में मूव करते हैं तो ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, ध्यान से देखना हो क्या रहा है। इन सभी केसेस में 4D सीरीज में, 4D सीरीज में क्या हो रहा था, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे चल रहे थे, जैसे 1s, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में, फिर 3s में, 3p में, फिर उसके बाद 3d था, ठीक। और फिर उसके बाद में क्या था, ये मतलब एनर्जी वाइज वैसे लिखूं अगर मैं तो 3p हो गया, फिर उसके बाद में 4s हो गया, फिर 3d हो गया, ठीक, और फिर इसके बाद में 4p हो गया। उधर बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है, देखते हैं, बिल्कुल दिखेगा दिखेगा। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, और 4p के बाद में अगर हम जाएंगे तो अब फिर हम पहुंचेंगे कहां पे,
ध्यान देना, 3D आ गया, 4s आ गया, 4p आ गया, और फिर इसके बाद में कहां पे जाओगे, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा ऐसा बना भी देते हैं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लीजिएगा अब्बा प्रिंसिपल को, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 3d 4d 5d 6d 4f और 5f। ध्यान देना, बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है, कुछ बहुत जल्दीबाजी नहीं है, भागना कहीं नहीं है, दौड़ना थोड़ी है, ठीक है। देखिए 1s के बाद 2s था, 2s के बाद देखेंगे तो 2p पे पहुंचे, 2p 3s आ गया, 3s से 3p आ गए, 3p के बाद 4s आए, 4s से कहां पहुंच गया 3d पे, 3d से 4p 5s, और फिर 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p, ठीक। तो 4p के बाद हम देख पा रहे हैं कि 4p के बाद 5s आ गया, 5s आ गया, ध्यान देना, और 5s के बाद क्या आ गया, 4d आ गया, जिसकी की बात चल रही है, और 4d के बाद में आएगा 5p, लेकिन हमें हमारा इंटरेस्ट उससे नहीं, हमारा इंटरेस्ट है कि 4d से। ध्यान देना बेटा, यहां पे ना 4d के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये 4d के इलेक्ट्रॉन सही मामले में कहां पे, जरा सब इनको एडजस्ट सही से कर देते हैं। देखो ऐसे कर देना, 1s को एक साथ रखना, 2s 2p को एक साथ रख लेना, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं ना, ग्रुप बनाते जा रहे हैं अलग अलग, जो भी इलेक्ट्रॉन है हर एक सबशेल के, ठीक, जो जो नंबर ऑफ क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिनका सेम, उनको एक साथ कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद 3s 3p 3d, फिर इसके बाद क्या 4s 4p 4d एक साथ आ गया, और लास्ट में क्या चला गया 5s। ध्यान से देखना, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में दिख रहा है ना, दिख रहा है, ध्यान देखो, जो तुम्हारा ना ये जो तुम्हारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको स्क्रीनिंग मिलनी है, मतलब 5s वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीनिंग मिलनी है, किससे मिलनी है, न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और उसके बीच में इतने सारे ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये सब स्क्रीनिंग देते हैं, ये सब स्क्रीनिंग देते हैं। अब स्क्रीनिंग देने में यहां पे जो डी है 4d है, जो 4d है ये स्क्रीनिंग दे रहा है, पहली बात 3d भी दे रहा है, बाकी सब भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं बाकी सब नहीं दे रहे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा d क्या होता है, d ठीक है डबल डंबल है ना, ठीक, ये थोड़े से डिफ्यूज भी होते हैं, साइज बड़ा हो रहा है तो डिफ्यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं। तो अभी यहां पे क्या थे कि यहां से लेकर के जिरकोनियम से लेकर के, ठीक है, ये आ गया Ag आ गया, Ag के बाद Cd आ गया, फिर आगे p ब्लॉक आ गया, ठीक है, पूरा खत्म हो गया वो पीरियड। उसके बाद में जैसे ही हम यहां पे आए देखिए 5d में लेंथेनम के बाद में कहानी शुरू होती है थोड़ी सी गड़बड़। 57 के बाद 72 तक में 14 एलिमेंट है, 57 से अब देखना, ध्यान देना, अब ध्यान देना, यहां मैं हाफनियम से ठीक पहले यहां पे La लिख देता हूं, La 57 है और हाफनियम का 72 है, इसके बीच में यानी 72 है 50 है, इसके बीच में जो है 14 इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक, ये गेट इनटू किसमें जाएगा, सोचो 4f में जाएगा, किसमें जाएगा, किसमें जाएगा 4f में, 4f सबशेल में जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। और 4f क्या होता है, वेरी डिफ्यूज पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइडर, पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइडर, ठीक है। तो क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग देगा तो क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग घट गया, स्क्रीनिंग घटा तो क्रम से साइज घटता है, यानी कि एफ ब्लॉक में जो फर्स्ट सीरीज होती है, ठीक है, 4f सीरीज में क्रम से 14 एलिमेंट्स का साइज घटता है, और वो साइज घटते चला जाता है, कहां से कहां तक, मतलब सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक साइज डिक्रीजेस, बहुत ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज नहीं करता लेकिन डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ते गए, वो साइज उनका कम होता जा रहा है, सिकुड़ना कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन होना। तो यही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय इनर D एंड F इलेक्ट्रॉन्स, इनर D एंड F इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से साइज का कम हो जाना ही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के केस में आप बात करेंगे, ड्यू टू 14 एलिमेंट फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिटियम, द 14 इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इनटू इनर D and F orbitals
which provide very poor screening. As a result, the size decreases continuously from cerium to lutetium, which is called lanthanide contraction. बात समझ में आ गया? ठीक है. अब lanthanide contraction की वजह से क्या होगा कि जो सिल्वर और गोल्ड है उसका साइज तो सेम हो गया, उसका साइज तो सेम हो गया. साइज में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो बढ़ोतरी नहीं है बल्कि कमी होगी, क्योंकि साइज, ठीक है, वो डिपेंड करता है lanthanide contraction की वजह से कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया. अब बात यहां पे यही आती है कि क्वेश्चन ये पूछा था lanthanide contraction क्या है, तो यहां लिख दीजिएगा पुअर स्क्रीनिंग, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय इनर, ठीक है, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, inner d and f electrons, which result in decrease of the size, which results in decrease in the size of, which results in the decrease in the size of 4f series elements, मतलब सीरियम टू ल्यूटियम, ठीक है, जिसकी वजह से जो 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट है उनमें भी साइज में कोई अंतर नहीं होता. दिस इज कॉल्ड lanthanide कॉन्ट्रैक्शन. अब जब हम मूव करेंगे 5d से 6d में, यहां देखिए 5d से 6d में मूव करेंगे तो यहां पे जो ठीक पुअर स्क्रीनिंग देंगे वो कौन पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है. वहां पे कौन करेंगे पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइड? 5f सीरीज है, ठीक है. यहां पे कौन सी सीरीज आएगी? 5f सीरीज आएगी. तो 5f, 4f, 5d, ठीक है, 4d, दे ऑल प्रोवाइड पुअर स्क्रीनिंग, ठीक है. एज अ रिजल्ट साइज और भी ज्यादा डिक्रीज इनमें करता है, इसलिए बोलते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया. एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट की वजह से इसको एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन lanthanide कॉन्ट्रैक्शन से भी स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है. तो lanthanide कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा हो गया? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना बच्चा, ठीक है. ऑलमोस्ट क्लास हमारी 82 मिनट्स की चल गई है, मतलब कि 82 मिनट्स का मतलब समझते हैं ना, 1 hour and 22 मिनट हो गया है, ठीक है. और अभी तक हम क्या चले हैं? एटॉमिक रेडियस कवर कर लिया है हमने, ठीक है. इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हमने कवर कर लिया, सिंगल शॉट के नाम दिया है इसको. तो इसमें हम सिंगल शॉट में क्या करेंगे ना, सबसे पहले कवर कर देंगे पूरा का पूरा इसका जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है फिजिकल वाली वो तो एटलीस्ट एक तरफ से हम कवर कर ही डालेंगे 100%. और उसके बाद जो इसके क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, अब कहां से आ रहे हैं समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बात बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड सब था. तो सुनिए, साइज lanthanide कॉन्ट्रैक्शन का देखिए सवाल आता है. lanthanide कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कहां वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ये हो गया. एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, कहां काम करता है, ठीक है, उसका कंसीक्वेंस क्या होता है. इसके बाद बात आती है कि जो एटॉमिक रेडियस है जिंक की, कैडमियम की, मरकरी की अचानक से क्यों बढ़ गई, मिडवे में जाकर के साइज स्टेबल क्यों हो गया किसी भी सीरीज में. तो सारी बातें मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो गई हैं. या कोई डाउट होगा तो तुरंत आप पूछ सकते हैं, ठीक है. अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है. और एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड आगे जितने कंसीक्वेंसेस हैं जो इससे चीजें जुड़ती जा रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है. आइए, एटॉमिक रेडियस के बाद तुरंत बात आ जाती है बच्चा आयनिक रेडियस की. तो आयनिक रेडियस भी उसी तरीके से चलती है जैसे एटॉमिक रेडियस चल रही है. लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटता है और यहां पे घटता ही है साइज, ठीक. लास्ट में जिंक में, कैडमियम में और मरकरी के केस में फिर वही बात आएगी कि साइज उन आयंस का बड़ा होता है, ठीक है. लेकिन अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात आएगी वो ये आएगी आयनिक रेडियस के केस में, नोट कर लीजिए, ठीक है. आयनिक रेडियस के केस में खास बात नोट करनी है, ठीक है, कि जो केटायंस हैं वो हमेशा, ठीक, केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम. ये 11th का टॉपिक है हालांकि, ठीक, ये आपको पता है. इसका मतलब ये हो गया कि जो आयरन है, रेडियस ऑफ आयरन एटम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ फेरस आयन. लेकिन
अब बात आएगी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि जो रेडियस ऑफ फेरस आयन है Fe डबल प्लस है, इसके अलावा फेरिक आयन भी होता है, तो फेरिक आयन की रेडियस और भी छोटी हो गई है ना। ठीक, फेरिक आयन की रेडियस और भी छोटी हो गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, जिसकी जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी, जिसपे चार्ज जितना ज्यादा होगा, उस आयन की रेडियस उतनी छोटी होती चली जाएगी। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन यहां पे ये बात नोट कर लेनी है, क्या रिलेशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब आ जाते हैं इसी से रिलेटेड हम इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बात करेंगे। बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन अक्सर करके वहां उन बच्चों का नंबर ले गया है जो 70 में से 70 बोर्ड्स में कर सकते थे, या कभी कभार वो 720 में से 720 ला सकते थे नीट में, या 300 में से 300 स्कोर कर सकते थे जेईई मेंस में, या एडवांस में बहुत आसानी से सिलेक्ट हो सकते थे, कुछ परसेंटेज उनका बढ़ जाता। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था 3D सीरीज पे। सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं 3D सीरीज पे। 3D सीरीज से ही सवाल पूछा जाएगा। देखो 4D, 5D, 6D सीरीज से आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। केवल और केवल यह सवाल पूछा जाएगा कि जो हमारी, ठीक है, यहां पे टंगस्टन के ऑक्साइड हैं, ठीक है, टंगस्टन के ऑक्साइड से सवाल पूछ लिया जाएगा। प्लेटिनम से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, निकल से पूछ सकता है, लेकिन निकल तो फिर 3D सीरीज का हो गया। मरकरी से सवाल रिलेटेड पूछ लेगा, और बाकी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, वो गिने चुने सवाल है। सारे सवाल 3D सीरीज पे चलते हैं, सारे सवाल हमारे 3D सीरीज पे ही चलते हैं। पहली बात नोट कर लीजिए, 3D सीरीज से ही रिलेटेड सारे सवाल चलेंगे। तो क्वेश्चन जानते हैं वहां पे क्या बनता है? क्वेश्चन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि सबसे पहले वो ये बात पूछता है कि ठीक है, अब हमें ये बताइए कि जो आयनिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, ठीक, ये इस तरीके से चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कैसे चलता है और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चलता है? तो 3D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का कहीं पर डेटा जो है, ठीक है, ना दे करके सीधे सीधे कर्व दिया गया एनसीईआरटी की बुक में, और एनसीईआरटी को ही एनटीए मानता है। तो एनसीईआरटी में जो कर्व दिया गया है उसमें 3D, 4D और 5D सीरीज को कर्व जब देखोगे मेल्टिंग पॉइंट का, तो आपको उसमें 3D सीरीज में क्रोमियम टॉप पे दिखाई देगा, फिर उसके ठीक नीचे आपको मॉलिब्डेनम टॉप पे दिखाई देगा, फिर उसके नीचे आपको टंगस्टन टॉप पे दिखाई देगा। ठीक है, देखिएगा 3D सीरीज सबसे नीचे है, 4D उसके ऊपर, 5D उसके ऊपर। ठीक है, एक खास बात और, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ठीक, मतलब 3D सीरीज के एलिमेंट्स से 4D सीरीज के एलिमेंट्स का और 4D से 5D सीरीज के एलिमेंट्स का क्या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? ठीक है, जरा कर्व ध्यान से खोल करके देख लीजिए, आपकी बुक में बना होगा। ठीक है, 3D, 4D, 5D क्लियर है? तो ध्यान समझिएगा, नीचे जाने पे साइज क्या हो रहा है? साइज बढ़ नहीं रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइज बढ़ नहीं रहा है, लेकिन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो बढ़ रहा होगा, एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एटॉमिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, मतलब वोलेटिलिटी कम होती जा रही है। वैसे भी आप देख रहे हो कि क्रोमियम, फिर मॉलिब्डेनम, फिर टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, मतलब नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसका मतलब 3D, 4D और 5D सीरीज की बात करेंगे, सीरीज ऐसी है, लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट के कर्व खींचेंगे तो उसमें सबसे ऊपर कौन भाग जाएगा? टंगस्टन। ठीक है, 3D, 4D, 5D, 6D इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो ध्यान समझना, जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना बच्चा, पहले मेल्ट करेगा तभी तो बॉयल करेगा। ध्यान देना, ये डिपेंड करते हैं इंटर एटॉमिक इंटरएक्शन पर। इंटर एटॉमिक इंटरएक्शन पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड अपॉन इंटर एटॉमिक इंटरएक्शन। हार्डनेस भी इसी पे डिपेंड करती है, हार्डनेस भी इसी पे डिपेंड करती है। ठीक, तो यहां पे इंटर एटॉमिक इंटरएक्शन जो होते हैं वो डिपेंड किस बात पे करते हैं? ये डिपेंड करते हैं किस बात पे? ये डिपेंड किस बात पे करते हैं? डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझना, ये n-1d इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे n-1d में,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे n-1d में उतने ही एटॉमिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन उतने ही स्ट्रॉन्गर होंगे जितने n-1d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, काम की बात। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो स्कैंडियम के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, d1 है। टाइटेनियम में देखोगे तो d2 हो गया, वेनेडियम में देखोगे d3 हो गया, क्रोमियम में देखोगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन d5 हो गया, और मैंगनीज के केस में देखोगे तो d5 ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंगनीज के केस में d5 होने पर और क्रोमियम में d5 होने पर सेम d5 है, लेकिन क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज में सबसे ज्यादा होता है। यही सवाल पूछा जाएगा। मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम की तुलना में कम है, जबकि मैंगनीज के पास भी D में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है वहां पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंगनीज में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो पेयर्ड है ना, क्लियर है, पेयर्ड है। और दूसरी बात अगर करें तो ठीक जो हमारा क्रोमियम है उसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं n-1d में तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, 4s का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। कुल मिलाकर के यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज से ज्यादा हो गया बच्चा। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये याद रखना आपको 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्रोमियम। और क्यों होता है? क्योंकि इस पर अनपेयर्ड n-1d और ns इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और इसके अलावा पैकिंग भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अब बीच में जाकर के पैकिंग कैसी हो जाती है? देखिए, शुरुआत में जो पैकिंग रहती है ना इन एलिमेंट्स की, शुरुआत में जो पैकिंग रहती है वो HCP रहती है, HCP रहती है। लास्ट में इधर जाकर के CCP होती है, ये सब CCP इधर पैकिंग मिलेंगे, CCP। बीच में आपको BCC पैकिंग मिलने लगती है, और बीच में BCC पैकिंग जब मिलेगी तो पहले HCP फिर BCC आया। तो जब BCC बारी आया तो BCC आप बहुत अच्छे से जानते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, हालांकि आप जो इसमें ड्रॉपर बैच होंगे तो जानते होंगे BCC, और जिन्होंने ठीक है इस साल 12th पढ़ रहे हैं तो वो सॉलिड स्टेट नहीं पढ़े, तो इसलिए या कहीं ना कहीं पढ़ दिया था। CBSE ने जब तक दिया था सिलेबस क्लियर करके तब तक सबने सॉलिड स्टेट लगभग पढ़ लिया था पैकिंग। तो BCC पैकिंग जो होती है, पैकिंग एफिशिएंसी 60 कितनी % होती है? ठीक है, 68%। ठीक, और अगर देखें तो ठीक है FCC और HCP दोनों केस में ठीक है, ठीक है, CCP जिसको बोलते हैं, ठीक है, CCP है ना, उसी को FCC भी बोल दिया जाता है, और HCP इसमें 74% होती है, और 52.3% होती है किसमें? ठीक है, सिंपल क्यूबिक में। तो जब पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी, इसका मतलब पैकिंग कम होगी, मतलब कि एटम कहीं ना कहीं दूर है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्या होगा, इंटर एटम इंटरेक्शन क्या है, वीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जाहिर सी बात है कि लो होगा। तो पैकिंग को इसका श्रेय जाता है, पैकिंग को। ठीक, मैंगनीज का जो है वो जो पैकिंग उसकी है, उसकी वजह से भी उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया बात? चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का पूछा जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करते हैं? ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n-1d के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा। अच्छा, मेटेलिक लस्टर भी इसी बात पे डिपेंड करती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मेटेलिक लस्टर उतनी ज्यादा होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मेटेलिक लस्टर ज्यादा होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे मेटेलिक लस्टर कम होगी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात बहुत अच्छे से सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, हार्डनेस तो समझ में आ रही होगी, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा हार्ड होगा, है ना। ठीक है, बहुत हार्ड होगा जो, ठीक है, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, साइज उसका बहुत छोटा होगा। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी ही ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और मरकरी के केस में मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर पर मरकरी क्या है, मरकरी क्या है रूम टेम्परेचर पर देखें तो, ठीक है, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, और उसका रीजन भी उसकी पैकिंग ही है। ठीक है, और इसके अलावा उसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है। ठीक, क्लोज पैकिंग और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है उसके ठीक मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होने की वजह। ठीक है, क्लियर है।
अब बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहां पे, वो ये बात है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसकी तरफ चलते हैं। और वो क्वेश्चन है सबसे पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सवाल एग्जाम में आ रहा है, कहां से बन रहा है इसको समझ लेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझने के लिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में बेसिक सी एक बात है, उसको समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, पहले ये समझ लीजिएगा। ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है। बात हम 3D पे ही कर लेते हैं केवल। तो यहां पे जो है ना 4s इसमें है, 4s इसमें, फोर्थ शेल में। और जो 3D है ना, 3D वो कहां पे, थर्ड शेल में है। इलेक्ट्रॉन जब निकलना है आयोनाइजेशन के लिए, तो आयोनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन जब निकलना है तो वो कहां से निकलना है? इलेक्ट्रॉन निकलना है पहले कहां से? इलेक्ट्रॉन कहां से पहले निकलना है? एस से। ध्यान समझना, कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? पहले एस से निकलेगा। तो एस से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, पहले इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सब बच्चा को ध्यान से रखना है याद कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? ठीक है, एनएस से। फिर इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? डी से। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से रखिएगा यार। अब देखिएगा, अब यहां देखिएगा D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है। S के साथ में देखें तो NS में 2 है, NS में 2 है, NS में 2 है, NS में 2 है, NS में 2 है। ये D5 तक ध्यान देना। ये यहां तक पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, आगे इसी तरीके से फिर चलते जाएंगे। ध्यान समझना, ध्यान समझना बच्चा, सारा कुछ यहीं पर गणित है। तो D1 पे बात आने से पहले, D1 में आने से पहले बात कहां तक चलेगी? NS से चलेगी। तो NS के पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर D का निकलेगा। तो जो यहां पे आयनाइजेशन जो होगा, ठीक, उसमें फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन, 3 आयनाइजेशन होंगे, डेफिनेटली 3 आयनाइजेशन होंगे। और एटम को पहले, सबसे पहले कहां से कहां किस स्टेट में जाना होता है? ध्यान समझिएगा, एटम पहले सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाता है, सब्लिमेशन होता है। फिर जो गैसेस स्टेट होती है, गैसेस स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है निकलने के बाद जो एटम है वो आयन, गैसेस आयन बनेगा। लेकिन हमें सब्लिमेशन एंथैल्पी वाली बात को अभी कंसीडर नहीं करना है, वो तब करना है जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की जब चर्चा करेंगे तब उसकी बात हम करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। तो अभी बात क्या है? सबसे पहले इस आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में क्या होता है? जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए, अकेला। आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे और कॉन्फ़िगरेशन पे। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है किस पे? साइज पे। और किस पे डिपेंड करती है? कॉन्फ़िगरेशन पे। सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूं कहां से आ रहे हैं, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। देखो, पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आयनाइजेशन कहां से होता है? किसी का भी फर्स्ट आयनाइजेशन कहां से होगा? ठीक है, 4s2 में से, यानी 4s2 से 4s1 बनेगा। ठीक, क्लियर है? फिर सेकंड आयनाइजेशन कहां से होगा? ध्यान देना, 4s1 से 4s0 बनेगा। और जो थर्ड होगा ना आयनाइजेशन, वो अब 3D से होगा, 3D(n-1) बन के। ये मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, क्लियर है? तो अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। अगर तुम्हारा DN स्टेबल है, मतलब ये D5 जैसा है, D10 जैसा है, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगी। ध्यान समझना, ध्यान समझना। और ठीक, अगर ये, ठीक है, थर्ड जो है
इलेक्ट्रॉन जब निकलना है, ठीक है, और वो D5 नहीं है, तो डेफिनेटली वहां क्या होगा, ठीक, आयनेशन एंथैल्पी कम होगी, है ना। तो अब यहां पे ध्यान देना, देखिए स्कैंडियम के केस में थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो D1 से निकल रहा है, D1 से निकलेगा। थर्ड आयनेशन कहां से होगा, D1 से, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटेनियम पे गए तो D2 से होगा, साइज कम हो रहा है, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, साइज कम हो रहा है, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, साइज डिक्रीजेस, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलिए इंक्रीजेस, ठीक, इधर जाने पे इंक्रीज कर रही है, साइड डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। अब यहां पे जाते 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 क्या होगा, बोलिए, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बीच में जाकर के और हाई हो जाएगी, है ना, क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी के बढ़ने का कारण क्या है, साइज बढ़ भी तो नहीं रहा, साइज तो कम हो रहा है। अब आयनेशन एंथैल्पी लास्ट में जिंक पे जाकर के क्या हो जानी चाहिए, बहुत हाई हो जानी चाहिए, क्योंकि उस केस में D10 है पूरा भरा हुआ। बस यही पे क्वेश्चन जिंक पे बनता है, उनकी आयनेशन एंथैल्पी क्यों हाई होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है, ठीक, इसलिए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, आयनेशन एंथैल्पी जो थर्ड होगी जिंक की, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक, कभी देखा है, कभी सुना है, जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 नहीं करता, ठीक है। स्कैंडियम जरूर हमारा +3 शो कर रहा है, ये दो ही एलिमेंट ऐसे होंगे, स्कैंडियम और उधर जिंक, 3D सीरीज में जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक 3 और एक क्या शो करता है, केवल +2, बाकी सभी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए, अब यहां पे क्या देख रहे हैं आप, अगर ध्यान से देखें तो, अगर यहां पे देख रहे होंगे बच्चे, ठीक है, तो बहुत क्लियरली आप समझ गए होंगे कि आयनेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसका कारण क्या है, साइज का घटना। लेकिन यहां जो सवाल पूछेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि जो क्रोमियम है, ठीक है, जो क्रोमियम है उससे पहले वैनेडियम है, उसके बाद में मैंगनीज है। ध्यान देना, क्रोमियम से बाद में मैंगनीज है, क्रोमियम से पहले क्या है, वैनेडियम है। और इनमें देखिए क्या है कि क्रोमियम के केस में अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं मैं, तो आपको पता होगा 4s1 होता है, और 3d क्या होता है बच्चा, 4s1 होता है, 3d क्या होता है, 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से एक निकलेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो D5 में से निकलेगा। तो सेकंड अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे तो इस केस में 4s2 है, 3d क्या है, बोलो, 3d 3 है। क्लियर है। यहां देखेंगे 4s2 है, 3d 5 है। तो अब समझिए, क्रोमियम की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैंगनीज और वैनेडियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत हाई है, M2+ के लिए जो आयनेशन एंथैल्पी है, यानी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज वेरी हाई एज कंपेयर टू वैनेडियम एंड मैंगनीज। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसी तरीके से आप अगर देखोगे तो मैंगनीज की जो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी होगी D5 में से निकलने, इसलिए बहुत स्ट्रांग होगी। इस तरीके से आपको जैसे क्वेश्चन देगा तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखना है, ठीक है। कॉपर के केस में अगर देखेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन कॉपर का 4s में से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका 3d10 में से निकलना है, इसलिए कॉपर की सेकंड आयनेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो गई। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी लो, लेकिन सेकंड आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये बात आयनेशन एंथैल्पी की आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक। अभी तक जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं वो सारी आप समझ चुके हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक, यहां तक। और अब हम जो है आगे आपको लेकर के चलते हैं सीधे इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टॉपिक की तरफ, जहां से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। फिर हम लास्ट में बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेंगे, ठीक है, और उसके साथ में हैलाइड्स ऑक्साइड की बात कर लेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये दोनों साथ में चलिए लेके चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है।
ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता ही होता है क्या होता है, रियल और अपरेंट चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं, रियल और अपरेंट चार्ज, ठीक है। लेकिन यहां पे रियल या अपरेंट चार्ज वाली बात नहीं है, यहां पे बात यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, डोनेट कर दिए गए, लूज कर दिए गए, नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया वो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा 100%। और किसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता है, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, मतलब हेलोजन वगैरह के साथ या ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्डिंग में जाएंगे ये एलिमेंट। यानी कि या तो ये हेलोजन के साथ मिलकर हैलाइड बनाएंगे या ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बनाएंगे। और बाकी बहुत ज्यादा आपने कुछ ऐसे कंपाउंड नहीं देखे होंगे, ठीक है, इनके डी ब्लॉकियंस के, डी ब्लॉकियन, ठीक है, में अगर देखें तो इनके हैलाइड ऑक्साइड ही आप ज्यादातर देखते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 100%, ठीक है। और पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट हैं जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो आंसर है स्कैंडियम +3 शो करता है और जिंक +2 शो करता है, ठीक है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से देखिएगा, स्कैंडियम से लेकर के, और हम लिख देंगे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और बेटा जिंक। ध्यान देना, +3 से कहानी शुरू होगी, +2 पे कहानी खत्म होगी, लेकिन बाकी सब में एक तरफ से, बाकी सभी में एक तरफ से आप क्या करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर लिख लेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे, +2। सिर्फ अगर आप देखें तो यहां पे +2 मिलेगा ही, +2 मिलेगा, +2 मिलेगा, +2 मिलेगा, +2 मिलेगा, +2 मिलेगा, +2 मिलेगा और +2 मिलेगा। कॉपर में +2 के साथ साथ +1 भी आपको मिलने वाला है, इसलिए मैं +2 के ऊपर ही +1 लिख देता हूं, +1 लिख देता हूं। बाकी आप किसी चीज में +1 ट्राई मत करिएगा, ठीक है, टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं, 2 के साथ में टाइटेनियम के केस में, ठीक है, आपको मैं एक चीज और सिखा देता हूं, आप आखिरकार यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, रटा नहीं रहा हूं मैं आपको। देखिए कॉन्फ़िगरेशन आप करना सीख ही गए हैं। जैसे आपने टाइटेनियम का केस देखा, तो टाइटेनियम के केस में एटॉमिक नंबर कितना, 22 है, तो आप लिखोगे Ar, फिर 4s 2 और 3d में कितना लिखोगे, 18 2 20 2 22, डी में 2, डी में कितना 2, ठीक है, 1 और ये 2, ध्यान देना, ध्यान देना, 4s में 2। तो पहले ना 4s के इलेक्ट्रॉन को दोनों को एक साथ काउंट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे, 4s2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान समझना, क्या करेंगे, 2 तो मैंने ले लिया, इसके बाद यहां पे 3 और फिर 4, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो डी के होंगे वो एक एक करके, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोगे, 2, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद में 4। डन। इसके बाद में आप देख रहे होगे टाइटेनियम के बाद वेनेडियम में क्या आने जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, यानी कि +3 भी आएगा, +4 भी आएगा और +5 भी आएगा। मोस्ट स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की +5, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके साथ एग्जिस्ट करती है, VF5 के साथ एग्जिस्ट करती है। ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, रेड कलर से लिखा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ओके, क्लियर, क्लियर है। अच्छा, क्रोमियम के केस में क्या होगा, जरा देख लीजिए, क्रोमियम के केस में क्या होगा, सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि क्रोमियम के केस में 4s2 था और फिर 3d4 था। ध्यान से देखना, 4s2 था, 3d4 था, तो 2 वहां से निकाल दिया आपने, फिर इसका 3 4 5 6, 3 4 5 6, ध्यान दीजिएगा बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब मैंगनीज के केस में क्या होगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैंगनीज के केस में 2 तो होगा ही होगा,
फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब होगा, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया 7 होता है। यही आपका सवाल है, ठीक, यही आपका सवाल है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट कौन है? आंसर है Mn, +7 शो करता है। फिर आ गया आयरन। आयरन के केस में क्या क्या रहेगा, ध्यान समझिएगा। अब यहां पे आयरन के केस में क्या आने जा रहा है, ध्यान समझिएगा। आयरन के केस में क्या आएगा, आयरन के साथ ही लिख देते, 4s में तो रहेगा 2, तो इसलिए +2 हो गया। इसके बाद में टोटल क्या है, एटॉमिक नंबर 26, 18 यार में था, 2 यहां हो गया, 6 बचा, 1 2 3 4 5। जिसके साथ में मैं रेड कर दूंगा इलेक्ट्रॉन, उस पेयर को आप डी के पेयर को काउंट नहीं करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसको करोगे? 2 को करोगे, ठीक है, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे। ध्यान दे समझना, ठीक है, क्लियर है? 2 3 4 5 6। लेकिन एक बात ध्यान समझना, होता क्या है कि आयरन के केस में जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है केवल और केवल +2 +3 होती है, +4 5 6 नहीं होती है, +4 5 6 नहीं होती, ध्यान देना, क्लियर है? तो यही होती है केवल, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, 4 5 6 एग्जिस्ट नहीं करती है। तरीका मैंने बता दिया कैसे करते हैं, बाकी आयरन के आपको फेरस फेरिक याद ही है सबको। अब आगे हम कोबाल्ट पे ध्यान देना। कोबाल्ट में भी इसी तरीके से क्या आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ जाएगा, ठीक, 18 तो 20 और कितना होने जा रहा है, 7। 7 का मतलब 5 6 और 7। जैसे कोबाल्ट के केस में जाओगे तो कोबाल्ट के केस में जाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, बात समझिए, कोबाल्ट के केस में क्या होगा, उस केस में 2 3 4 5, 3 4 और 5, ध्यान समझिए। फिर क्या निकल 2 3 4, 2 3 और 4, 4 एग्जिस्ट नहीं करती है, 2 और 3 आपको लेना है ऑक्सीडेशन स्टेट का, 2 और 3। बल्कि निकल का जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको आपको निकल कैडमियम सेल में देखने को मिलेगा। निकल कैडमियम सेल में +3 से प्लस का, ठीक है, 2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज का केस है निकल कैडमियम सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर कॉपर के केस में आप जानते हो +1 +2 हो गया, जिंक के केस में +2 ही है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का गेम था, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं, इनमें से कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है, कौन सी लेस स्टेबल है, ध्यान दीजिएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हैवियर एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हैवियर एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हैवियर एलिमेंट्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। पी ब्लॉकियन में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, और इस केस में आपने देखा है किस तरीके से एनोमेलस बिहेवियर चल रहे हैं, इसलिए यहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। जैसे कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि क्रोमियम और टंगस्टन में, क्रोमियम का अगर ऑक्साइड देखूं मैं +6 का, तो CrO3 आ जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का, और टंगस्टन का WO3 आ जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का। दोनों में से WO3 इज मोर स्टेबल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, टंगस्टन हैवियर एलिमेंट। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तो आंसर है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, ठीक है। यहीं तक क्लास को रोकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट के टॉपिक तक ला करके मैंने आपको समझा दिया है। अगली क्लास जो सेकंड पार्ट इसका सिंगल शॉट चलेगा, उसमें हम लोग जो है हैलाइड्स, ऑक्साइड्स का नेचर, और साथ में जो कंपाउंड्स हैं K2Cr2O7, KMnO4, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इसके साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये छोटी छोटी बातें। इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों अगली क्लास में। जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जो भी इस लेक्चर को सुन रहे होंगे बच्चे, क्योंकि बहुत इसमें मेहनत की गई है बेटा, ठीक, और अभी अभी बहुत सारी मेहनत बाकी है। डेफिनेटली आपको अगले क्लास के बाद समझ में आ जाएगा कि डी एंड एफ ब्लॉक आपका कितना पावरफुल होता चला जा रहा है और कितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्लियर है? और जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, पढ़ते रहिए। इसी तरीके से एलिमेंट एड्यूटेक के साथ प्यार दिखाते रहिए, खूब सारा जो है पढ़ाई करिए, नाम रोशन करिए अपना, अपने माता पिता का और देश का भी। एक बार फिर से एलिमेंट एड्यूटेक आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलता है। आप
जुड़े हुए हैं एलिमेंट एड्यूटेक के साथ और आपके सहयोग से ही एलिमेंट एड्यूटेक एक दिन इस देश का नंबर 1 चैनल होगा जो कि आप लोगों को बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम अहेड।